आज के हमारे टॉपिक्स रहने वाले कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर ही मैप्स इंटरफेस जैसा प्रॉमिस किया गया था। उसके बाद कंपेरेबल एंड कंपेरेटर्स की बात कर रहे होंगे। ये काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं, ठीक है, और यूज़ हो रहे होंगे हमारे डीएसए के अंदर बहुत ज़्यादा, तो इनको देख लेते हैं आज। तो मैप इंटरफेस देख लेते हैं सबसे पहले। अभी तक हमने क्यू देख लिया है और लिस्ट देख लिया है। इसके बाद अगला जो बच जाता है वो है हमारा मैप इंटरफेस, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो इन जावा एलिमेंट्स ऑफ मैप्स आर स्टोर्ड इन की वैल्यू पेयर्स और कीज आर यूनिक वैल्यूज एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल वैल्यूज। तो बेसिकली ये भी बिल्कुल आपने सेट देखा था, राइट। सेट के अंदर क्या होता है कि आपकी यूनिक एलिमेंट्स ही अलाउड होते हैं। सिमिलर टू दैट हमारे मैप के अंदर भी यूनिक कीज़ ही अलाउ होंगी। इसके अलावा इसके अंदर एक डिफरेंस है कि आपने एरेज देखे होंगे। एरेज के अंदर आप एक इंडेक्स बताते हो और उस इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू मिलती है, राइट। एरे के अंदर ये होता है कि सारे एलिमेंट आपके एक के बाद एक रखे होते हैं कॉन्टिग्यूअस फैशन में, और आपको अगर कोई भी एलिमेंट फाइंड करना है, से आपको फिफ्थ इंडेक्स पे कोई एलिमेंट फाइंड करना है, तो आप एरे ऑफ 5 बताते हो एंड देन वो आपको एलिमेंट ला कर देता है। ये हो रहा था उसके अंदर। वहाँ पे आप इंडेक्स बताते थे, एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताते थे। यहाँ पर मैप के अंदर आप वो न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह कुछ भी बता सकते हो। फॉर एग्जांपल आप ये भी बता सकते हो की। फॉर एग्जांपल जो की है वो आपकी एक स्ट्रिंग भी हो सकती है। की आप कुछ भी बना सकते हो अपने हिसाब से। आपने की कोई डबल बना दिया या फिर की आपने कोई स्ट्रिंग बना दिया, आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो की मैंने बता दिया स्ट्रिंग कि यूएस, अगर मैं मांगता हूँ आपसे, बोलता हूँ कि भाई यूएस के पास कौन सी वैल्यू रखी है, तो आप मुझे ये वैल्यू ला के दोगे। कीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि कुछ आईडी है, ठीक है, और ये आईडी किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। सपोज करो आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट को एक बढ़िया सी आईडी मिली हुई है। कॉलेज में आता है तो एक लंबी सी आईडी मिलती है, राइट। उसके अंदर इंटीजर्स भी होते हैं, उसके अंदर स्ट्रिंग भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर वो डाला मैंने और उससे मुझे बहुत सारी वैल्यू मिल जा रही है आपके कॉरस्पॉन्डिंग कि आपका डेटा क्या है, तो वो एक तरीके से की हो गई आपकी, राइट, और उससे मैं बहुत सारा डेटा निकाल सकता हूँ। तो सिमिलर टू दैट हमारे मैप के अंदर भी हम स्टोर कर सकते हैं कि हम की बताएंगे और की के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू मुझे मिल जाएगी। अब की आपकी यूनिक होगी, ठीक है, की आपकी यूनिक होगी। की हमेशा यूनिक होगी, ऐसा नहीं कि दो कीज़ सेम पड़ी होंगी। फॉर एग्जांपल दो यूएस नहीं रखे होंगे इसके अंदर, नहीं। कीज़ हमेशा यूनिक होंगी इस मैप्स के अंदर। ये होगा मैप हमारा, ठीक है। दिस इज़ आवर मैप इंटरफेस। और वैल्यूज़ आपकी अलग अलग हो सकती हैं। कैन वी हैव ऑब्जेक्ट्स एज कीज़? यस, वी कैन हैव एनीथिंग एज कीज़। की आप कुछ भी चीज़ बना सकते हो, ठीक है। उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि दो कीज़ अलग कैसे हैं। आपने बता दिया कि दो कीज़ अलग कैसे हैं, तो उसके बाद आप किसी भी चीज़ को कीज़ बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, और की आपको अलग बतानी है तो उसके लिए हमें दो मेथड्स ओवरराइड करने होंगे। एक होता है आपका हैश कोड और एक होता है इक्वल्स। सिमिलर टू हैश सेट, जैसे हमारा हैश सेट था, राइट। हैश सेट हमने पढ़ा था। हैश सेट के अंदर हम बता देते थे कि दो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग कैसे हैं। उनका अगर हैश कोड अलग अलग है तो हम बोलते हैं कि दोनों अलग अलग है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी जो कीज़ हैं, अगर हम कस्टम क्लास की की बनाते हैं तो भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो जो कीज़ हैं वो दो अलग कैसे हैं। अगर स्ट्रिंग है तो दो स्ट्रिंग अलग कैसे, उनका हैश कोड अलग आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपनी मल्टीपल कीज़ बता सकते हैं। देन कीज़ के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यूज होंगी और की वैल्यू पेयर आप स्टोर कर सकते हो इसके अंदर। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक ही चीज़ स्टोर कर रहे थे। फॉर एग्जांपल लिंक लिस्ट के अंदर, क्यू के अंदर, एरे के अंदर, कुछ भी देखा था हमने, सेट देखा था, सबके अंदर एक एलिमेंट डला होता था हमेशा, राइट। आप बनाते थे लिस्ट ऑफ इंटीजर या फिर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग या फिर सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ स्ट्रिंग। तो आप एक चीज़ डिफाइन करते थे कि दिस विल बी अ सेट ऑफ वन थिंग, राइट। इसके अंदर आप दो चीज़ें डिफाइन कर सकते हो, की और वैल्यू, कि की भी होगी इसके अंदर और वैल्यू भी होगी। तो की वैल्यू पेयर इसमें दो चीज़ें डालती है एक बार के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा मैप इंटरफेस होता है सबसे ऊपर। एंड दिस मैप इंटरफेस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय ऑल दीज क्लासेस, जिसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट है वो हमारी हैश मैप वाली क्लास है, जिसको आप सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होगे। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप सेट में जाओगे तो सेट के अंदर हमने देखा था हैश सेट, ट्री सेट, इनम सेट और लिंक्ड हैश सेट, ठीक है। आई डोंट थिंक वीक हैश सेट का नाम कुछ होता है, लेकिन हाँ ये सारे हमने सेट देखे थे। तो सिमिलर टू सेट ही है मैप का कंसेप्ट भी। और जब हम हैशिंग पढ़ रहे होंगे आगे डीएसए में, तो मैं आपको हैशिंग में बताऊंगा, सेट के क्वेश्चंस भी और मैप के क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, वो मैं एक साथ ही लेके चल दूँगा, बिकॉज हैशिंग का कंसेप्ट दोनों में लग रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए हैश मैप जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं आपके डीएसए के अंदर। लेकिन हम ये सारी चीज़ें देख लेते हैं आज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैप इंटरफेस। एंड इसके अंदर ये सारे मेथड्स होते हैं आपके। अब आपको इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट डालने हैं, जैसे एरे के अंदर हम ऐड कर देते तो एक चीज़ डाल देते, राइट। इसके अंदर ऐड मेथड नहीं होता है, इसके अंदर आप पुट मेथड होता है। और इसके अंदर आप ऐसे दो एलिमेंट डाल सकते हो, के और वी। के है आपका की और वी है आपका वैल्यू, ठीक है। तो आप इस तरीके से एलिमेंट्स को पुट कर सकते हो इसके अंदर। तो बाकी सारे कलेक्शन के अंदर जितनी भी चीज़ें थी उसके अंदर आपके ऐड मेथड होते थे। क्यों होते थे भैया? क्योंकि वो सब के सब आपके कलेक्शन इंटरफेस से आ रहा था, ठीक है। मैप जो है, ये जो मैप है, इसके ऊपर कलेक्शन नहीं होता, ठीक है। इसके ऊपर कलेक्शन इंटरफेस नहीं है, नहीं।
नहीं है कलेक्शन इंटरफेस इसके ऊपर। बाकी हमने जो लिस्ट पढ़ा था, सेट पढ़ा था, क्यू पढ़ा था, उनके ऊपर आपका कलेक्शन इंटरफेस था। तो कलेक्शन इंटरफेस का जो ऐड मेथड था, वो रिमूव मेथड था, वो सब आपको मिल रहा था, क्योंकि वो सब के सब चीज़ें आप एक चीज़ें स्टोर कर पा रहे थे उनके अंदर, ठीक है। तो वो एक चीज़ को स्टोर करने के कलेक्शन थी। कलेक्शन फ्रेमवर्क अपने आप में बहुत बड़ा होता है, जिसके अंदर मैप इंटरफेस भी आता है। मैप इंटरफेस एकदम अलग है कलेक्शन से, और इसके अंदर पुट मेथड होता है, जिसकी हेल्प से आप 2 एलिमेंट डालते हो, तो आप पुट कर सकते हो की वैल्यू पेयर को। तो ये बनता कैसे, इसके अंदर आगे मेथड्स में घुसने से पहले एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक क्लास है लर्न मैप्स नाम से, इसके अंदर हम अपना एक मैप बनाते हैं। तो मैप ऑफ, अब यहाँ पे आप जैसे हम लिस्ट बना देते पहले, तो लिस्ट कैसे बना देते हैं, लिस्ट ऑफ, एक सेकेंड, लिस्ट ऑफ इंटीजर लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, राइट, इस तरीके से बता देते हैं। और यहाँ पे काम करते हैं, ये पूरा इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज़ बता रहे हैं, वेल यहाँ पर हम 2 चीज़ें बता सकते हैं कि हमें की किस टाइप की होगी और वैल्यू किस टाइप की होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं बोलता हूँ की जो है वो स्ट्रिंग टाइप की है, एंड देन जो वैल्यू है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वो भी लेट्स से स्ट्रिंग टाइप का ही है, इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। अच्छा, लोगों को इस चीज़ के अंदर इशू आ रहा है कि भैया आपने लेफ्ट साइड में एरे लिस्ट या फिर लेफ्ट साइड में लिस्ट रख लिया, आपने राइट साइड में एरे लिस्ट रख दिया, तो ये हमें कैसे पता चलेगा। आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा कुछ कुछ, ठीक है। हर चीज़ एकदम वैसी नहीं होती कि अपने आप ही दिमाग में आ जाएगी। याद करना पड़ेगा कि एक लिस्ट इंटरफेस होता है, लिस्ट इंटरफेस ने से कौन कौन सी क्लासेज है जिसने लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो याद करो, लिस्ट के अंदर हमने पढ़ा था वेक्टर, स्टैक और एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट, ठीक है। ये 4 क्लासेज हैं। तो आप इन चारों क्लासेस के लिए लेफ्ट साइड में लिस्ट लिख सकते हो, आपकी लेकिन मर्जी है, ठीक है। हमारे ज़्यादा डीएसए क्वेश्चन में मैंने देखा कि लेफ्ट साइड में लिस्ट लिखो या एरे लिस्ट लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लिस्ट लिख लो, एरे लिस्ट लिख लो, दोनों तरीके से खुश हो आप, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये एक इंटरफेस है एंड दिस क्लास इज इम्प्लीमेंटिंग दिस इंटरफेस, तो दिस क्लास इज़ अ इंटरफेस, मतलब इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी भी है। तो इसीलिए लेफ्ट साइड में आप इस तरीके से भी इसको इस इंस्टेंस को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो इस इंस्टेंस का जो रेफरेंस है, बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट है इसका रेफरेंस आप इस टाइप के अंदर भी स्टोर कर सकते हो, बिकॉज ये भी अल्टीमेटली इसके मेथड्स तो इंप्लीमेंट कर ही रहा है, ठीक है। तो हैश मैप के अंदर भी मैप के जो भी मेथड्स हैं वो सब तो मिल ही जाएंगे। तो जब मैं मैप के वो मेथड्स कॉल करूँगा तो मुझे हैश मैप में मिल ही जाएंगे, इसी वजह से मैं मैप लिख पा रहा हूँ यहाँ पर लेफ्ट साइड में। तो इतना कोई कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है इसके अंदर। बस ये एक छोटा सा कंसेप्ट है कि आप लेफ्ट साइड में इंटरफेस का नाम लिख सकते हो और राइट साइड में उन ऑब्जेक्ट्स का, उन क्लासेस का नाम लिख सकते हो जिन्होंने उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। बस इतना सही है, ठीक है। तो इसके बाद जरा मैप पे वापस आते हैं। तो ये रहा हमारा मैप, जिसके अंदर आप ये की और वैल्यू पेयर बता सकते हो। अब यहाँ पर जैसे मैंने स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बताया है, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने की बता दिया स्ट्रिंग और मैप बता दिया आपने इंटीजर, ठीक है, इंटीजर इस तरीके से। या फिर आपने यहाँ पे कुछ और बता दिया, लेट्स से कोई आपने कस्टम क्लास बना दिया स्टूडेंट और आपने स्टूडेंट क्लास यहाँ पे बता दी, तो कुछ भी कर सकते हो आप। यहाँ पर भी बता सकते हो स्टूडेंट क्लास। तो किसी भी तरीके से आप की वैल्यू पेयर डिफाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे वापस इसे स्ट्रिंग कर देता हूँ, और जो यहाँ पे मैंने एक मैप बनाया था लाइक दिस, इस वाले मैप के अंदर की और वैल्यू पेयर ये थे, राइट। तो इसको ज़रा देख लेते हैं। तो मैप डॉट पुट वाला मेथड होता है जिससे आप 2 एलिमेंट, मतलब एक की वैल्यू पेयर इसमें पुट कर सकते हो। तो आप की डालोगे इसके अंदर, तो की का टाइप क्या होगा, की का टाइप होगा स्ट्रिंग, बिकॉज की इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जैसे मैंने डाल दिया यूएस और वैल्यू हो जाएगी मेरी लेट्स से यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। सिमिलरली मैप डॉट पुट किया मैंने, कुछ और डाल सकता हूँ मैं, लेट्स से IN डाल दिया और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी इंडिया, लाइक सो। तो ये हो गया हमारे मैप के अंदर डालने के तरीके। मैप के अंदर आपको कोई भी एलिमेंट डालना है तो आप इस तरीके से पुट करोगे, की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में ये पुट कर रहे होगे। और अगर आप इसके अंदर सपोज करो सेम की को दोबारा डालने का ट्राई करते, तो वैसे यहाँ पे वार्निंग मिल गई है मुझे कि आप IN को दोबारा मत डालो, बिकॉज IN वाली की रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे ये वाली की को ये डालेगा ही नहीं। तो अगर आप यहाँ पे प्रिंट कराओगे एस आउट मैप, जरा इस मैप को प्रिंट करके देखते हैं क्या प्रिंट होता है। लेट्स रन दिस। तो आप यहाँ पे देखोगे IN इंडिया और US यूनाइटेड स्टेट इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे हम हैश मैप यूज़ कर रहे हैं, राइट। हैश मैप जस्ट लाइक हैश सेट काम करता है और इसके अंदर अपने आप को रैंडमनेस इंट्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आप हैश मैप यूज़ कर रहे हो। हैश मैप के अंदर की का हैश कोड बनता है, देन वो हैश कोड के अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं स्टोर हो रही होती है हैश टेबल के अंदर। ये सब मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा जब मैं हैश मैप पढ़ा रहा हूँ अलग से पूरा का पूरा, लेकिन यहाँ पे इसी वजह से ये ऊपर नीचे हो रहे हैं। और एक चीज़ हमने देखी, क्योंकि ये मैप है, मैप इज़ ऑल्सो लाइक सेट, जिसके अंदर आप यूनिक वैल्यूज़ रख सकते हो।
तो आप इसके अंदर यूनिक कीज़ ही रख सकते हो। आप चाहो तो वैल्यूज़ रिपीट कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने EN रख दिया और EN के कॉरस्पॉन्डिंग भी मैं इंडिया रखना चाहता हूँ, ये अलाउड है बिकॉज वैल्यूज़ तो अलग अलग हो सकती, मतलब सेम हो सकती हैं, ठीक है। तो IN इंडिया अलाउड है, EN इंडिया अलाउड है, US यूनाइटेड स्टेट्स अलाउड है। बस कीज़ जो होंगी वो आपकी, क्योंकि ID है की, तो ID तो आपकी रिपीट नहीं कर सकते, राइट। कीज़ आपकी कभी भी रिपीट नहीं करनी चाहिए, वैल्यूज़ रिपीट कर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज़ हाउ यू ऐड एलिमेंट्स इन अ मैप। अब अगर आपको मैप में से एलिमेंट रिमूव करना है तो वो कैसे करोगे, तो मैप डॉट रिमूव मैथड होता है जिसके अंदर आप बता दो कौन सी की है, ठीक है। किस की को आप रिमूव करना चाहते हो, वो उस की को रिमूव कर देगा। तो ये बिल्कुल आप समझ लो एरे लिस्ट की तरह ही है, एरे की तरह। या फिर एरे लिस्ट के अंदर क्या होता है, आप इंडेक्स बताते हो और वो इंडेक्स से आप ऐड कर सकते हो, इंडेक्स के अंदर रिमूव कर सकते हो, इंडेक्स में आप सेट कर सकते हो इस तरीके से, राइट। तो आप इंडेक्स बताते हो, उसके अंदर कोई इंटीजर वैल्यू बताते हो, राइट। वैसे ही यहाँ पर आप इंडेक्स की जगह ये ले रहे हो कि इंडेक्स वैल्यू जो है वो की के बराबर है। तो अगर आपको कुछ रिमूव करना है तो यू कैन रिमूव लाइक दिस, कि आपको लेट्स से US रिमूव करना है तो यू कैन रिमूव US, और अगर मैप के अंदर होगा US तो वो रिमूव हो जाएगा। जैसे हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ये है तो रिमूव हो जाएगा, और अब यहाँ पर रिमूव होकर प्रिंट हो जाएगा, तो अब यहाँ से वो चला गया, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू रिमूव एलिमेंट्स। इसके अलावा आपके पास होता है चेक करने के लिए कि कोई की प्रेजेंट है कि नहीं है। तो जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल मेथड होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दूसरा जो यूज़फुल मेथड है वो है मैप डॉट कंटेंट्स की। कंटेंट्स की में आप बताते हो कि कोई की इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है, ये बताओ। तो IN मुझे चेक करना है कि IN प्रेजेंट है इसके अंदर, तो यहाँ पे हमें IN प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पे, तो इसलिए ट्रू प्रिंट हो रहा है। अगर मैं कुछ और चेक करने का ट्राई करता हूँ, जैसे मैं करता हूँ PN, तो PN इसके अंदर नहीं प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे मुझे फॉल्स मिलने वाला है। आपके दिमाग में हो सकता है ये क्वेश्चन भी आ रहा हो कि भैया ये की वैल्यू पेयर क्यों डाल रहे हो आप, इससे फ़ायदा क्या होगा। तो यार इससे ना जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको दिखेगी फ़ायदा हो रहा है। कई बार आप चाहते हो कि किसी की के कोरस्पॉन्डिंग बहुत सारी वैल्यूज स्टोर हों, की वैल्यू पेयर के अंदर ही आपका डेटा स्टोर हो, जिससे कि आपकी जो क्वेश्चंस हैं उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाए। तो उन क्वेश्चंस में हम की वैल्यू पेयर और हैश मैप्स का यूज़ कर रहे होंगे काफ़ी हैविली। तो अभी फिलहाल तो बस कलेक्शन फ्रेमवर्क के नज़रिए से समझ लो इनको कि हाँ, कलेक्शन फ्रेमवर्क ने भी इस चीज़ का सपोर्ट दे रखा है हमको, लेकिन जब हम इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो प्रैक्टिकली भी समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पर क्यों यूज़ हो रहा है ये। एक बहुत सही चीज़ अभी ऊपर बोली है कि ऐड अनदर वैल्यू फॉर IN इंडिया। IN इंडिया के लिए इंडिया 2 अगर मैं डालूंगा तो ये IN इंडिया को डलने नहीं देगा, आई गेस। तो देखो यहाँ पर दो टाइप के मेथड है, एक पुट करने के लिए तो ये वाला मेथड है जो कि आपके पास अगर ऑलरेडी IN पड़ा हुआ है तो उस IN को रिप्लेस कर देगा इससे। तो यहाँ पर देखो IN पहले से रखा हुआ था, IN हैज़ इंडिया, और जब मैंने दोबारा IN डाला फॉर अनदर वैल्यू इंडिया 2 तो यहाँ पर वो इंडिया 2 में रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैप के अंदर ये होता है कि आपके जो अगर ऑलरेडी की पड़ी हुई है तो दूसरी की डालने देगा ये, लेकिन उसको चेंज कर देगा, ठीक है, उसको मॉडिफाई कर देगा उस वैल्यू को। तो यहाँ पे इसने IN को मॉडिफाई कर दिया। व्हाट इफ़ आप करते मैप डॉट पुट के अलावा आपके पास होता है पुट इफ़ एब्सेंट। तो ये सिर्फ तभी पुट करेगा IN को जब IN एब्सेंट है। तो क्योंकि IN एब्सेंट नहीं है तो यहाँ पे ये पुट नहीं करेगा इसको, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये इस बार इंडिया का इंडिया रहेगा। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट है जो कि आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जो पुट मेथड होता है मैप के अंदर वो आपकी वैल्यू को अपडेट कर देगा अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर आप ऐसा होना नहीं देना चाहते तो आपको पुट इफ़ एब्सेंट वाला मेथड कॉल करना होता है। तो ये हमारे पास दो मेथड होते हैं, इसकी तरफ मैं आ ही रहा था वैसे। तो पुट हो गया हमारा। इसके अलावा एक पुट ऑल मेथड होता है जिसके अंदर आप दूसरा मैप बता सकते हो कि आपके पास एक मैप है और एक दूसरा मैप है। इस नए मैप के अंदर आप पुराने मैप की सारी वैल्यूज़ को डालना चाहते हो तो पुट ऑल कर दो, तो पुट ऑल सारे मेथड डल जाएंगे, सारे मैप के एलिमेंट डल जाएंगे इसके अंदर। पुट इफ एब्सेंट हो गया कि इंसर्ट द एसोसिएशन इफ़ द की इज़ नॉट ऑलरेडी एसोसिएटेड विद द वैल्यू। यहाँ पर लिखा भी हुआ है इफ़ द की इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट द न्यू वैल्यू रिप्लेसेस द ओल्ड वैल्यू, ठीक है। पुट मेथड के अंदर द न्यू वैल्यू विल रिप्लेस द ओल्ड वैल्यू, वहीं पे पुट इफ एब्सेंट के अंदर ऐसा नहीं होगा। इसके बाद अगला होता है गेट आपका गेट करने काम में आएगा, ठीक है। आपने ऐड तो कर दिया लेकिन गेट भी तो करने होंगे मेथड्स। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैप ये हो गया और इसमें से मुझे कुछ गेट करना है, मैप डॉट गेट, एंड लेट्स से मैं गेट करना चाहता हूँ IN। तो IN के कोरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी वो मुझे गेट हो जाएगी यहाँ से। तो IN के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है इंडिया, तो यहाँ से मुझे इंडिया गेट होने वाला है, ठीक है। अगर मैं करता हूँ यहाँ से लेट्स से EN, तो EN के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, EN के कोरस्पॉन्डिंग तो इंडिया है, तो लेट्स से यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंग्लैंड।
तो यहाँ से वो मिल जाएगा। तो पुट मेथड हमें समझ में आ गया होगा, ठीक है, किस तरीके से काम करता है, और गेट मेथड किस तरीके से काम करता है। तो पुट करते हैं आप एलिमेंट डालने के लिए, गेट करते हैं एलिमेंट को गेट करने के लिए। पुट ऑल से आप एक मैप के अंदर दूसरे मैप की वैल्यू को डाल सकते हैं। पुट इफ एब्सेंट समझ में आ गया हो कि अगर ऑलरेडी कोई की प्रेजेंट है, आप नहीं चाहते कि उसकी वैल्यू को ओवरराइट करना चाहते हो, ओवरराइट नहीं करना चाहते, तो उस केस में आप पुट इफ एब्सेंट डालोगे। गेट और डिफ़ॉल्ट होता है इसके अंदर एक मेथड की, गेट कर लो या फिर गेट और डिफ़ॉल्ट कर लो, कई बार आप चाहते हो। वैसे ये आप यूजुअली कोडिंग के अंदर तो नहीं, डेवलपमेंट में आप ज़्यादा करते हो। तो गेट और डिफ़ॉल्ट, तो आप करना चाहते हो गेट और डिफ़ॉल्ट कि EN या फिर सम कंट्री या फिर अदर्स कर देते हैं। तो अगर EN मिल गया तब तो EN के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कंट्री होगी वो मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे EN के कॉरस्पॉन्डिंग इंग्लैंड है तो वो इंग्लैंड मुझे मिल जाएगी, राइट। लेकिन अगर इंग्लैंड नहीं है तो डिफ़ॉल्ट कंट्री जो भी होगी वो मुझे मिल जाएगी। तो डिफ़ॉल्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं EN के अलावा कुछ सर्च करता हूँ, PN सर्च करता हूँ, तो PN तो नहीं है इसके अंदर, तो अब यहाँ पे मुझे अदर्स मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू अदर्स है। अगर मैं ऊपर PN करने का ट्राई करूँगा तो यहाँ पे मुझे नल मिलेगा। तो आप नॉर्मली गेट करने का ट्राई करोगे और अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में यू विल गेट नल, कि इस की के कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है मैप के अंदर। वहीं पे अगर आप गेट और डिफ़ॉल्ट करोगे तो अगर गेट करने पे नहीं नल आ रहा है तो वो आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू ला के दे देगा, ठीक है। तो ये यूज़ कर सकते हैं कभी कभार। इन सभी मेथड्स को देख के ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होना कि भैया ये क्या क्या हो गया। एक्चुअली जो आपको यूज़ करने होते हैं वो बस पुट इफ एब्सेंट, गेट और कंटेन्स, एम्प्टी, इज एम्प्टी, ये सब यूज़ करने होते हैं ज़्यादातर, आपको बताते चलूँगा। कंटेन्स की हो गया, कंटेन्स वैल्यू होता है इसके बाद। कंटेन्स वैल्यू आपका चेक करने का मतलब है कि कोई वैल्यू इस मैप के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। वैसे तो बहुत कम आप इसे यूज़ कर रहे होते हैं, बिकॉज वैल्यू को तो नहीं करते ज़्यादातर हम चेक, राइट, कि कोई वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं है, बट यू हैव दैट मेथड एज वेल। तो कंटेन्स की वाला मेथड हो गया। सिमिलर टू दैट वी हैव कंटेन्स वैल्यू की, कंटेन्स वैल्यू मैप डॉट कंटेन्स वैल्यू, और इसमें आप वैल्यू बता दो कि क्या इंडिया प्रेजेंट है इसके अंदर। अगर प्रेजेंट होगा तो ट्रू मिल जाएगा, अदरवाइज फॉल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल ही था ये भी, आपको बताने काम में आता है कि कोई वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं है इसके अंदर। तो क्योंकि यहाँ पे इंडिया प्रेजेंट है इसलिए ट्रू मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे से इंडियन कर देता हूँ तो दिस इज़ नॉट प्रेजेंट हेयर, तो दिस विल रिटर्न फॉल्स। अगला देखते हैं, रिप्लेस करने काम में आता है किसी की को। तो अगर आप पुट भी कर दोगे तो वो भी खैर रिप्लेस कर ही देगा। अगर आप सिंपली पुट करते हो तो वो भी रिप्लेस कर ही देता है। और रिप्लेस ओल्ड वैल्यू विद न्यू वैल्यू, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ अ की के विद द न्यू वैल्यू ओनली इफ द के इज एसोसिएटेड विद द वैल्यू ओल्ड वैल्यू। अच्छा, ये सिर्फ तभी रिप्लेस करेगा जब के कॉरस्पॉन्डिंग ओल्ड वैल्यू यही है। बहुत कम ही आप लोग इन सब मेथड्स को यूज़ करोगे, इसलिए मैं इनको ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा। रिमूव इंपॉर्टेंट है, रिमूव करने काम में आता है किसी की को। तो यहाँ पे मैंने पहले क्या चलाया था, फॉल्स आ रहा है यहाँ पे, बिकॉज इंडियन नहीं मिला इसको। रिमूव मेथड से आप रिमूव करते हो, तो ये मैंने दिखा दिया आपको कि मैप डॉट रिमूव किया आपने, तो कोई की आप इसमें पास कर दो तो वो उस की के कॉरस्पॉन्डिंग उस मेथड को, उस वैल्यू को रिमूव कर देगा। रिमूव के भी तब रिमूव करेगा जब आप के उस की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू एसोसिएटेड हो। तो जब आपको पता है कि यूएस के कॉरस्पॉन्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स है तभी रिमूव करो, ठीक है, तभी रिमूव करेगा ये। अगर आपने लेट्स से कर दिया USA तो ये रिमूव नहीं करेगा इसको। क्यों? क्योंकि ये चेक करेगा कि इस की के कॉरस्पॉन्डिंग अगर ये वैल्यू एसोसिएटेड है तभी मैं इस की को रिमूव करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। तो यहाँ पे आपने दो वैल्यू डाल दी इसके अंदर, और अगर जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पर एसोसिएटेड नहीं है यूएस के कॉरस्पॉन्डिंग USA, तो दिस विल नॉट रिमूव द US की, और यहाँ पे हमें US भी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स डाल दूंगा तो वो रिमूव कर देगा इसको। तो रिमूव के दो तरीके होते हैं। इसके बाद एक जो आप यूज़ करते हो वो ये है की सेट, वैल्यूज़ और एंट्री सेट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो की सेट से आपको इस मैप के अंदर जितनी भी कीज़ हैं उनका सेट मिल जाता है। वैल्यूज़ से आप लोगों को इसके अंदर जितने भी वैल्यूज़ हैं इस मैप के अंदर उनका सेट मिल जाता है। और एक होता है इसमें एंट्री सेट, जिससे आपको की वैल्यू पेयर का सेट मिल जाता है। तो इससे आप इजीली मैप के अंदर इटरेट कर सकते हो। मैं क्या कहना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल इन सबको मैं करता हूँ कमेंट, ठीक है, ये सब कमेंट कर दिया मैंने, और इसको भी हटाते हैं यहाँ से। तो इसमें अभी फ़िलहाल ये तीन चीज़ें डली हुई हैं, और मुझे इन सभी के अंदर जितने भी कीज़ हैं वो चाहिए। तो मैं करूँगा सेट ऑफ इंटीजर, बिकॉज सेट ऑफ स्ट्रिंग, राइट, बिकॉज जो कीज़ है
दे आर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, तो कीज इक्वल्स टू मैप डॉट की सेट, इस तरीके से। तो इसने क्या किया, इस मैप के अंदर जितनी भी कीज थी उनका एक सेट बना दिया और उसको एक सेट में डाल दिया और वो सेट मुझे रिटर्न कर दिया। अब मैं चाहूँ तो इनको प्रिंट करा सकता हूँ सारी कीज़ को, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर सारी सारी कीज़ मिल जाएंगी और आप यहाँ पर रन करके देख सकते हैं और यहाँ पे मुझे कीज़ मिल गई है, ठीक है। ये कीज़ एक सेट में डल के मिली है। आपको अगर एरे लिस्ट चाहिए था तो आप इनको एरे लिस्ट में डाल सकते हो फर्दर, मतलब यहाँ से जो भी मिल रहा है इसको आप चाहो तो एरे लिस्ट में डाल सकते हो, एरे लिस्ट। और बस करना क्या है, यहाँ पर न्यू एरे लिस्ट के अंदर ये डाल दिया, बिकॉज एक कलेक्शन के अंदर आप दूसरी कलेक्शन डाल सकते हो, तो आप एरे लिस्ट के अंदर इस तरीके से मैप सेट को डाल सकते हो। तो मैप डॉट की सेट से आपको मिलता है हैश सेट, ठीक है, सेट मिलता है, तो वो सेट आप इसके अंदर डाल सकते हो। इन सब की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 है, बिकॉज अभी फ़िलहाल हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है हैश मैप। तो हैश मैप के अंदर गेट की, पुट की, इन सब की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 है। कॉन्स्टेंट टाइम में ये सब के सब डाल रहे हैं और कॉन्स्टेंट टाइम में निकल रहे हैं, कॉन्स्टेंट टाइम में ही चेक हो रहा है कि कोई चीज़ प्रेजेंट है कि नहीं है। लेकिन वो चेंज हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे हैश मैप की जगह अलग से ट्री मैप कर देता हूँ। तो सिमिलर टू सेट ही रहने वाला है। सेट के अंदर भी क्या आता है, सेट हमने पढ़ा था कि इसके अंदर आपके ऐड, रिमूव, कंटेन्स, इन सब की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 थी जब आप हैश सेट बनाते थे सेट का। वहीं पे अगर आप सेट बनाते थे लिंक्ड हैश सेट का यूज़ करके तो कुछ कुछ चीज़ों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बिग ऑफ n आती थी, कुछ कुछ की कॉन्स्टेंट रहती थी। वहीं पे आपने अगर ट्री मैप बना लेता तो तीनों की कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ log n हो जाती थी। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी है, हैश मैप में बनाओगे तो बिग ऑफ 1 होगी, लिंक्ड हैश मैप बनाओगे तो उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ों की कॉन्स्टेंट होगी, कुछ कुछ चीज़ों की बिग ऑफ n होगी। इसके अलावा अगर आपने इसका ट्री मैप बनाया तो ट्री मैप के अंदर सभी चीज़ों की बिग ऑफ log n होगी। ये चीज़ आपको धीरे धीरे करके समझाएंगे, जैसे हम लिंक लिस्ट वगैरह देखेंगे, ठीक है, हैश सेट वगैरह देखेंगे, ट्री से ट्री मतलब लिंक लिस्ट देखेंगे, हैश मैप देखेंगे और ट्री देखेंगे, बाइनरी सर्च ट्री की कैसे ये काम कर रहे हैं, कैसे इनके अंदर बिग ऑफ log n आ रहा है या बिग ऑफ 1 क्यों आ रहा है, लिंक लिस्ट के अंदर क्यों कुछ कुछ जगहों पर बिग ऑफ n आता है या फिर कहीं कहीं जगहों पर बिग ऑफ 1 आता है, वो सब हम धीरे धीरे करके देखते चलेंगे। तो इंटरनल एकदम कैसे काम कर रही है हैश मैप, इंटरनली कैसे काम कर रहा है, वो सब हम आने वाली क्लासेस में देखते चलेंगे। अभी फिलहाल बस कलेक्शन फ्रेमवर्क की तरह से सोचो इनको, ऑलराइट। अब अगला होगा हमारे पास वैल्यूज़। वैल्यूज़ से आप सारी सारी वैल्यूज़ लेके आ सकते हो। तो सपोज करो आपने किया सेट ऑफ स्ट्रिंग वैल्यूज़ इक्वल्स टू मैप डॉट वैल्यूज़, इस तरीके से। और यहाँ पे एक एरर आ रहा है, कास्ट एक्सप्रेशन। अच्छा, यहाँ से सेट ऑफ स्ट्रिंग प्रोवाइडेड कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, क्या दिक्कत होगी इसे? यहाँ देखते हैं क्या आ रहा है एरर, मतलब कैसे ठीक कर सकते हैं। कास्ट एक्सप्रेशन टू अच्छा, यहाँ से कलेक्शन मिलती है ना कि सेट, तो कलेक्शन उसके ऊपर सेट है, तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसको सेट बना सकता हूँ इस तरीके से या नहीं? इस तरीके से बना सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे मुझे एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से जो मुझे चीज़ मिलती है ये मुझे मिलती है कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, ना कि सेट ऑफ स्ट्रिंग। तो अगर आपको बताना है कि नहीं भाई मुझे स्पेसिफिकली सेट ऑफ स्ट्रिंग चाहिए, तो यहाँ पे इस तरीके से एक्सप्लिसिटली उसे बताना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप चाहो तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग लिख लो, तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये जो चीज़ है ये कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग ला के देता है आपको। आप चाहो तो एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो इसको, इस तरीके से एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, एंड देन उस केस में यहाँ पे आपको एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग के अंदर मैप करना पड़ेगा इसको, जिसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो मैप डॉट वैल्यूज जो है, दिस रिटर्न्स अस अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, और उसको फिर आप प्रिंट करके देख सकते हो, एंड दिस विल गिव यू वैल्यूज़, जितनी भी इसके अंदर वैल्यूज़ हैं। तो ऐसा आउट करते हैं, वैल्यूज़ प्रिंट करके देखते हैं। और सही बात भी है, ज़रूरी नहीं है यहाँ से सेट मिलेगा आपको, बिकॉज वैल्यूज़ जो हैं वो सेम सेम भी हो सकती हैं। अभी फ़िलहाल तो एरर मिला है कुछ। क्लास कास्ट एक्सटेंशन जावा मैप वैल्यूज कैन नॉट बी कास्ट टू एरे लिस्ट इन मॉड्यूल दिस बूटस्ट्रैप।
कुछ गड़बड़ हो रही है। इसको मैं एरे लिस्ट ही रहने देता हूँ, कलेक्शन ही रहने देता हूँ, देखते हैं क्या दिक्कत हो रही है। कलेक्शन की वैल्यू पेयर है ये, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग हम तो करना चाहिए था, एंट्री सेट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कलेक्शन के अंदर कर दिया मैंने, तो ये सिर्फ कलेक्शन के अंदर ही रहना चाहता है, इसको मैं इलीगल टाइप कास्ट नहीं कर सकता। अगर मैं इसके अंदर सेम इंडिया दोबारा डालता हूँ तो इंडिया भी मिल जाएगा, बिकॉज कलेक्शन सेट की तरफ तो काम करता नहीं है, तो कलेक्शन के अंदर कलेक्शन ही रहेगा ये। तो दिस विल अलाउ डुप्लीकेट्स हेयर, तो 2 बार इंडिया भी डाल सकते हैं इसके अंदर, दैट्स फाइन, कूल है। तो यहाँ से जो चीज़ हमें मिलती है, रिटर्न होती है, वो होती है कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, ना कि सेट ऑफ स्ट्रिंग या फिर एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो इसीलिए कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग लिखेंगे इसे, बिकॉज अगर यहाँ पे सेट ऑफ स्ट्रिंग मिलती तो अगर सेम वैल्यूज होती तो फिर वो कैसे डील करता उनके साथ। सेम कीज़ तो अलाउड नहीं है, यूनिक कीज़ अलाउड है, राइट, सही बात भी है, से यूनिक कीज़ अलाउड है इसके अंदर। 2 बार IN लिखूंगा तो वो अलाउड नहीं है इसके अंदर। इसीलिए जो कीज़ हैं उनको तो ये कह सकता है कि वो सेट हो सकता है, इसीलिए जो कीज़ होती हैं वो आपको सेट में मिल जाती है इजीली। जो मैप डॉट की सेट है, दिस रिटर्न्स अ सेट, की सेट लिखा हुआ है, की सेट का मतलब सेट है, सेट ऑफ कीज़। बट जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ लिखी हैं सीधा, और वो कलेक्शन मिलती है आपको, ऑलराइट। और फिर कलेक्शन तो किसी भी टाइप का हो सकता है, इसीलिए वो कलेक्शन ही मिलती है आपको, एंड देन आप उसको इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो, एंड देन यू कैन ऑल्सो इटरेट थ्रू दिस कलेक्शन, ठीक है, फॉर ईच लूप लगा के आप इटरेट कर सकते हो। इसके अलावा एक और मेथड होता है हमारे पास विच रिटर्न्स एंट्री सेट, और ये आपको की वैल्यू पेयर का एंट्री सेट रिटर्न करता है। तो एक और चीज़ हम कर सकते हैं इसके अंदर कि सेट ऑफ मैप डॉट एंट्री ऑफ स्ट्रिंग एंट्रीज इक्वल्स टू मैप डॉट एंट्री सेट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैप डॉट एंट्री सेट ने मुझे रिटर्न किया एंट्री का सेट। अब ये एंट्री क्या है, तो एंट्री एक क्लास है जिससे हमारा ये पूरा का पूरा मैप बना हुआ है। तो ये जो इसमें की वैल्यू पेयर डलता है ना, ये की वैल्यू पेयर ऐसे नहीं डलता, ये एक एंट्री बन के डलता है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे एक एंट्री बनती है जिसके अंदर की होता है US और वैल्यू होता है यूनाइटेड स्टेट, और वो जब पूरी की पूरी एंट्री बन जाती है तो वो एंट्री आपके मैप में डल रही होती है। तो जब आपने ऐसे मैप डॉट एंट्री सेट किया तो आपने सारी एंट्रीज निकालनी इसमें से, ऑलराइट। तो इस तरीके से एंट्री सेट काम करता है, और ये आपका सेट ऑफ एंट्री है, और एंट्री का टाइप बताना पड़ेगा आपको कि एंट्री का टाइप है, की का टाइप स्ट्रिंग है और वैल्यू का टाइप भी स्ट्रिंग है। अब यहाँ से मुझे एंट्रीज मिल गई हैं, तो अब मैं चाहूँ तो इन एंट्रीज के अंदर भी फॉर लूप लगा सकता हूँ। जैसे मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, फॉर एवरी मैप डॉट एंट्री ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंट्री इन एंट्रीज। तो आप इस तरीके से सारी एंट्रीज में जा सकते हो, एंड देन आप उन एंट्रीज से की और वैल्यू पेयर को प्रिंट करा सकते हो। फॉर एग्जांपल एस आउट एंट्री डॉट गेट की, ठीक है, इसके अंदर गेट की मेथड होता है, और कॉमा लगा के लेट्स से मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ वैल्यू एंट्री डॉट गेट वैल्यू। तो इसके अंदर गेट की मेथड होता है और गेट वैल्यू मेथड होता है, जिससे आपको की और वैल्यू मिल जाती है किसी भी एंट्री के अंदर की। तो अब अगर इसमें चलाऊंगा तो आप देखेंगे सारा का सारा मैप प्रिंट हो जाने वाला है, और इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि आपको कभी अगर मैप के अंदर इटरेट करने की ज़रूरत पड़ गई, वैसे तो काफ़ी कम केसेस होते हैं, बट अगर कभी कोई सिनेरियो मिल गया ऐसा जिसके अंदर हमें पूरा मैप में ट्रैवल्स करना पड़ रहा है, तो वी कैन डू दैट ईजिली, और इस तरीके से उसके अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपको की और वैल्यू पेयर दोनों में ट्रैवल करना है तो आप इस तरीके से ट्रैवल करोगे, लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कीज़ के अंदर ट्रैवल करना है तो आप मैप डॉट की सेट निकालोगे इस तरीके से, और इस कीज़ के अंदर भी ट्रैवल कर सकते हो, बिकॉज नाउ जो इसमें से रिटर्न होगा वो सेट मिलेगा। सेट के अंदर फॉर ईच लूप लगा के आप इटरेट कर सकते हो। अगर आपको वैल्यूज़ के अंदर इटरेट करना है तो आप मैप डॉट वैल्यूज़ करके वैल्यूज़ निकाल लो, उसके अंदर फिर आप इटरेट कर लो। तो इस तरीके से आप तीनों चीज़ों में इटरेट कर सकते हो, कीज़ के अंदर भी, वैल्यूज़ के अंदर भी, और की और वैल्यू दोनों में इटरेट करना एक साथ, तो एंट्रीज़ के अंदर भी इटरेट कर सकते हो। तो ये आपका पूरा मैप था जिसके अंदर हमने जो मैथड्स देखे हैं। अभी फिलहाल नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर मूव करेंगे, विच इज़ कॉल्ड कंपेरेबल एंड कंपेरेटर। और ये एक कमाल कंसेप्ट है जिसके अंदर आप कस्टम क्लासेस की लिस्ट वगैरह को भी सॉर्ट कर सकते हो। तो आप लिस्ट बना सकते हो किसी भी टाइप का, स्टूडेंट टाइप का लिस्ट बना लिया, व्हीकल टाइप का लिस्ट बना लिया, एनिमल का लिस्ट बना दिया, ठीक है। इनको आपको सॉर्ट करना है, तो कैसे सॉर्ट कर सकते हो? कुछ ऐसी चीज़ें जिनका सॉर्टिंग का कोई तरीका आपको पता ही नहीं है, वो कैसे सॉर्ट हो सकती हैं। तो वो सॉर्ट हो सकते हैं जब आप जावा को डिफाइन कर दो कि कैसे इनको आपस में कंपेयर करना है।
दो चीज़ों को कंपेयर करना अगर आप बता दोगे तो फिर उनको देख के पूरी की पूरी लिस्ट कंपेयर हो सकती है, राइट। अगर सपोज करो मैंने बोल दिया कि मेरे पास यहाँ पे 4 एनिमल्स हैं, ठीक है, 4 एनिमल्स हैं और मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको एनिमल्स को कंपेयर करना है, दो एनिमल्स को कैसे कैसे कंपेयर करना है। मे बी मैंने बोल दिया कि जिसकी एज बड़ी है उसको बड़ा एनिमल मानो और जिसकी एज छोटी है उसको छोटा एनिमल मानो, ठीक है। मैंने ये क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया। तो मैं आऊँगा कुछ देर बाद और आप उनको एज के अकॉर्डिंगली सॉर्ट कर सकते हो एनिमल्स को। बाद में मैं आके बोलता हूँ कि नहीं, इन एनिमल्स को ना इनके नेम के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो मैंने आपको क्योंकि डिफाइन कर दिया आप कि भाई कैसे इनको सॉर्ट करना है, तो मैं बस आपको दो एनिमल्स को कंपेयर करने का तरीका बता रहा हूँ कि दो एनिमल्स को कैसे कंपेयर करना है। तो अब मैं बोल दूंगा कि जिसका नेम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कम है उसको पहले और जिसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आगे है उसको बाद में मानना। तो आपको दो एनिमल्स को कंपेयर करना आ गया, तो आप सारे सारे एनिमल्स की जो भी लिस्ट है उसको भी आप ईजिली कंपेयर कर करके सॉर्ट कर सकते हो। तो कंपेरेटर और कंपेरेबल जो होते हैं वो कंपेयर के वो वाले मेथड्स डिफाइन करने के काम में आते हैं, वही मेथड्स जिससे आप बताते हो जावा को कैसे किन्हीं दो चीज़ों को कंपेयर करना है, ठीक है। तो जरा देखते हैं ठीक से कैसे काम करता है। यहाँ पर लिखा है टू सॉर्ट कस्टम ऑब्जेक्ट लाइक स्टूडेंट और एम्प्लॉई वी नीड टू प्रोवाइड एक्सप्लिसिट सॉर्टिंग लॉजिक। टू अचीव दिस जावा प्रोवाइड्स द कंपेरेबल एंड कंपेरेटर इंटरफेस। ये दीज बोथ आर इंटरफेसेज एक्चुअली। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के फ़ायदे अपने अलग अलग होते हैं, तो ज़रा समझेंगे। ज़्यादातर टाइम आप कंपेरेटर यूज़ कर रहे होते हो लेकिन कंपेरेबल भी यूज़ कर ही सकते हैं कई बार। तो कंपेरेटर इन जावा अलाउज अस टू डिफाइन कस्टम सॉर्टिंग बिहेवियर फॉर ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग सॉर्टिंग बेस्ड ऑन मल्टीपल डेटा मेंबर्स। तो मल्टीपल डेटा मेंबर्स के ऊपर भी सॉर्टिंग कर सकते हो। मे बी आप चाहते हो कि नेम और एज दोनों के ऊपर सॉर्टिंग करना चाहते हो कि फॉर एग्जांपल अगर इनका नेम बराबर है, दो डॉग्स का नाम लेट्स से लियो है, तो अब उनके एज के बेस पर सॉर्ट कर दो उनको कि जिसकी एज कम है उसको पहले, जिसकी एज ज़्यादा उसको बाद में। या फिर अगर नेम और एज भी बराबर है, सपोज करो लियो है और दोनों दोनों 3-3 साल के हैं, तो अब तीसरा कोई पैरामीटर बता दिया कि अब इसके बेसिस पे सॉर्ट करो। तो ये सब कस्टम लॉजिक आप डिफाइन कर सकते हो अपने कंपेरेबल और कंपेरेटर्स के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको पूरी की पूरी लिस्ट को सॉर्ट करना है, अगर आपके पास मतलब कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, राइट, कितने भी एलिमेंट है, अगर आपको इनको सॉर्ट करना है, तो अगर मैं आपको सिर्फ दो एलिमेंट्स को कंपेयर करना बता दूं कि आपको बस दो एलिमेंट्स को कंपेयर करना है, तो उसके बाद आप पूरी की पूरी लिस्ट को आराम से सॉर्ट कर सकते हो यूजिंग एनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम। और यहाँ पर जो यूज़ हो रही होती है वो हमारी n log n वाली सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है। तो हमने जो अभी तक 3 एल्गोरिथम देखी थी सॉर्टिंग की, वो थी बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और सिलेक्शन, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। वो सब की सब आपकी बिग ऑफ n स्क्वायर में चलती हैं। लेकिन कुछ और सॉर्टिंग एल्गोरिथम भी होगी जो अभी हम देखेंगे आगे, जैसे क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, वो सब आपकी n log n में काम करती हैं। इसके अंदर भी आप लोगों की n log n वाली एल्गोरिथम लग रही होती हैं जावा के अंदर, और ज़रा देखते हैं कैसे काम करेगा ये। तो इसके लिए मैं आपको सिखाता हूँ। लेट्स गो हेयर, लेट्स फर्स्ट क्रिएट दैट कस्टम क्लास। तो मैं एक एनिमल नाम की कस्टम क्लास ही बना लेता हूँ, ठीक है। लेट्स से दिस इज़ माय एनिमल क्लास, और इसके अंदर मैंने बोल दिया कि हर एक एनिमल के पास एक एज है, हर एक एनिमल का अपना एक नेम है, और क्या क्या हो सकता है, लेट्स से वेट भी है, ठीक है। हर एक एनिमल का अपना कुछ कुछ वेट भी है। उसके बाद मैं इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ जो कि एज, नेम और वेट लेता है, और इस तरीके से मेरी एक बेसिक एनिमल क्लास रेडी है। इसके बाद मैं एक दूसरी क्लास बनाऊंगा जिसके अंदर लर्न, कंपेरेबल एंड कंपेरेटर्स, ये करना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स बना लेता हूँ। तो एनिमल A1 इक्वल्स टू न्यू एनिमल, और इसके अंदर आपको पास करना है एज, लेट्स से 4 लियो, एंड वेट है लेट्स से 10 kg। और इस तरीके से मैं यहाँ पर कुछ एनिमल बना लेता हूँ। A2, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा इधर। A3, A4 लेट्स से 2 साल का है, 1 साल का है और 3 साल का है। हमारे पास 4 डॉग्स आ चुके हैं। डॉन किसने रखा आपके कुत्ते का नाम, ठीक है। ये हमारे पास डॉग्स हैं। और एक काम और भी करते हैं, इनके अंदर एक ना टू स्ट्रिंग मेथड भी डिफाइन कर देते हैं, सो दैट हमें पता रहे कि कौन सा डॉग प्रिंट करा रहे हैं हम। तो टू स्ट्रिंग मेथड डिफाइन कर देंगे इन तीनों चीज़ों के ऊपर ही। तो इस तरीके से हमारे डॉग्स भी प्रिंट हो जाया करेंगे। एक काम करते हैं, लास्ट में लास्ट के अंदर
/n भी डाल देता हूँ मैं, सो दैट न्यू लाइन करेक्टर डल जाया करेगा हर एक एनिमल के बाद। ऑलराइट, तो ये मेरे एनिमल्स रेडी हैं और इनको मैं एक लिस्ट में डाल देता हूँ, लिस्ट ऑफ एनिमल, और डॉग्स इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, एंड देन यहाँ पे कर देंगे हम स्टार, and dogs dot add a1 a2 a3 a4। ये कमांड डी करके मैं नई लाइन लेके आ रहा हूँ, ठीक है। कमांड डी से इसके अंदर इंटेलिजेंस के अंदर वो लाइन रिपीट हो जाती है जिसको नहीं पता था। उसके बाद आपको अगर डॉग्स प्रिंट कराने अपनी ये पूरी लिस्ट प्रिंट करानी है तो एस आउट डॉग्स एंड दिस विल प्रिंट योर डॉग्स लिस्ट, और इसके अंदर हमारे 4 डॉग्स जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल इसी ऑर्डर में प्रिंट होंगे बिकॉज दिस इज़ एन एरे लिस्ट जिसके अंदर कंटिन्यूस फैशन में डल रहे होते हैं सबके सब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 4 डॉग्स आ गए हैं, ठीक है, जो कि इस तरीके से आ रहे हैं, जैसे हमने डाले थे वैसे ही हमें दिख रहे हैं। अब मुझे इनको सॉर्ट करना है, और लेट्स से मुझे सॉर्ट करना है इनको एज के बेसिस पर। तो मैं कैसे सॉर्ट कर सकता हूँ? तो मैं यहाँ पे आऊँगा और मेरे पास सॉर्ट करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये कि आपके पास ये लिस्ट है ना, लिस्ट इज़ ऑफ टाइप कलेक्शन, एंड कलेक्शन से मुझे एक मेथड मिलता है, सॉरी डॉग्स डॉट सॉर्ट, ठीक है, जिसके अंदर आप ये मेथड आप कॉल कर सकते हो। तो ये जो मेथड है कलेक्शन के अंदर से आ रहा है और ये आपका सॉर्ट करने के काम में आता है, सॉरी लिस्ट के अंदर से आ रहा है आई गेस, लेट्स सी चेक करते हैं। हाँ, ये लिस्ट के अंदर से आ रहा है। देखो यहाँ पे कोई ये नहीं डला हुआ, राइट, ऐसा कुछ नहीं डला हुआ टू शो कि ये ऊपर कहीं से आ रहा है। तो लिस्ट के अंदर ही सॉर्ट मेथड होता है, एंड दिस कैन सॉर्ट योर लिस्ट। तो ये लिस्ट बनाई हमने, तो ये लिस्ट सॉर्ट हो सकती है इस तरीके से। अब लेकिन यहाँ पर देखो सॉर्ट हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे एक एरर आ रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई ये डॉग जो है वो कंपेरेबल नहीं है, ठीक है, आई कैन नॉट कंपेयर 2 डॉग्स। तो कंपेरेबल नहीं है, तो इसी वजह से ये एरर दे रहा है और ये बोल रहा है कि मैं इनको सॉर्ट नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है भाई। तो अगर आपको ये वाला एरर हटाना है तो आपको अपने डॉग को कंपेरेबल बनाना पड़ेगा। ये जो एनिमल्स है ना, एनिमल क्लास जो है, यू हैव टू मेक इट कंपेरेबल सो दैट आप कंपेयर कर सको 2 एनिमल्स को। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ये जो क्लास हमने बनाई थी पब्लिक क्लास एनिमल, इट हैज़ टू इम्प्लीमेंट इंटरफेस कॉल्ड कंपेरेबल। अब यहाँ पे कंपेरेबल ऑफ एनिमल, आपने यहाँ पे कंपेरेबल इंटरफेस इम्प्लीमेंट किया है, तो ये आपको उसका जो मेथड्स हैं वो भी इम्प्लीमेंट करने होंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे इम्प्लीमेंट मेथड्स, और इसके अंदर एक कंपेयर टू मेथड होता है जो आपको इम्प्लीमेंट करना होता है, ओके। एंड देन यहाँ पे ये वाला मेथड हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो वो एरर चला जाएगा यहाँ से जो एरर आ रहा था, और अब यहाँ से भी एरर चला जाना चाहिए। अच्छा, अभी भी एरर आ रहा है यहाँ पर, अब क्या दिक्कत होगी? या तो लैपटॉप स्लो है या फिर कुछ और इशू है, ठीक है। इस तरीके से सॉर्ट नहीं, एक और तरीका होता है वैसे तो, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट कलेक्शंस, जो मैं अभी आपको समझाऊंगा कलेक्शंस क्या होती है। कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, जिसके अंदर आप पास कर दोगे डॉग्स। हाँ, तो फिर ये वाला क्यों नहीं काम कर रहा? इसको हमेशा कंपेरेटर चाहिए ही होता है। सॉर्ट दिस लिस्ट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इंड्यूस्ड बाय द स्पेसिफाइड कंपेरेटर, दिस सॉर्ट इज टेबल, दिस मेथड मस्ट नॉट रीऑर्डर इक्वल एलिमेंट्स। अच्छा, तो ये जो सॉर्ट वाला मेथड है, दिस हैज़ टू हैव अ कंपेरेटर, विदाउट अ कंपेरेटर इट वोंट वर्क, ओके, ठीक है। तो इसके अंदर कंपेरेटर पास करना ज़रूरी है, अगर कंपेरेटर पास नहीं करेंगे तो वो सॉर्ट नहीं करेगा। तो फिर इस वाले मेथड को हम हटा ही देते हैं, इसको यूज़ नहीं करते फिलहाल के लिए, बिकॉज अभी मैं कंपेरेटर नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं कंपेरेबल पढ़ा रहा हूँ। तो हमारे पास एक कलेक्शन नाम की क्लास होती है जिसके अंदर कुछ स्टैटिक मेथड्स होते हैं, एंड वन ऑफ दैट स्टैटिक मेथड इज सॉर्ट। तो कलेक्शन क्लास कहाँ से आई हुई है? तो कलेक्शंस क्लास और होती है हमारी कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर ही, 2 क्लासेस होते हैं एक्चुअली, कलेक्शंस और एरेज। और कलेक्शंस के अंदर से जो मोस्टली यूज्ड आपका फंक्शन होता है वो सॉर्ट होता है। इसके अलावा कुछ और भी इसके अंदर फंक्शंस होते हैं, मैं भी आपको दिखा देता हूँ, लेकिन आप ज़्यादातर यूज़ करोगे नहीं, मन है मतलब। जैसे कि अगर आपको मैक्स मिन निकालना है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, जैसे सॉर्ट हो गया, ऐड ऑल हो गया, बाइनरी सर्च हो गया। कभी आपको एक सॉर्टेड लिस्ट के अंदर से कुछ सर्च करना है तो यू कैन कॉल बाइनरी सर्च।
कॉपी करना है पूरी की पूरी लिस्ट को तो कॉपी कर सकते हैं। और क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी निकालनी है किसी एलिमेंट की, फिल करना है पूरी की पूरी कलेक्शन को किसी नंबर के साथ तो फिल हो गया। मैक्स और मिन निकालना है पूरी की पूरी लिस्ट में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है या सबसे छोटा नंबर कौन सा है। बट ऑल दीज यू कैन डू ईजिली, ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं यू कैन डू दिस ईजिली यूजिंग अ फॉर लूप। जो सॉर्ट वाला मेथड है दैट हाउएवर आपको पता रहना चाहिए, बिकॉज बार बार सॉर्ट का थोड़ा ना कोड लिखते रहोगे, तो इसीलिए सॉर्ट ही यूज़ करते हैं। बाकी रोटेट शफल ये सब तो यूज़ होता ही नहीं कभी, ठीक है, बाकी सब बकवास है। तो बस एक सॉर्ट का ध्यान रखना है इसके अंदर कि कलेक्शंस क्लास है जिसके अंदर एक स्टैटिक मेथड है सॉर्ट, जिसके अंदर आप एक लिस्ट पास कर सकते हो एंड दिस विल सॉर्ट योर डॉग्स एंड लिस्ट। एंड देन आप दोबारा प्रिंट करते हैं डॉग्स को, तो यहाँ पे पहले मैंने सॉर्ट कर दिया, उसके बाद मैं डॉग्स को प्रिंट कर रहा हूँ दोबारा से, एंड लेट्स सी क्या होता है। रन करेंगे, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, हाँ ये किया मैंने बिकॉज यार जो डॉग्स डॉट सॉर्ट था ना वो मेथड आपका कंपेरेटर मांगता है, बिना कंपेरेटर के काम नहीं करेगा वो। ओके तो यहाँ पे मैंने किसके बेसिस पे सॉर्ट किया था इनको, अच्छा मैंने सॉर्टिंग का कोई लॉजिक बताया नहीं इसको अभी तक। तो यहाँ पर देखो ये जो कंपेयर टू मेथड होता है ना, इसके अंदर आप बता सकते हो कि कैसे आपको सॉर्ट करने हैं दो एनिमल्स। तो ये क्या करेगा, जो करंट ऑब्जेक्ट है उसको इस ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करने का ट्राई करेगा और आपको बताना है कि वो अलग कैसे है। दिस इज सिमिलर टू इक्वल्स मेथड जो हमने देखा था, राइट, कि दो एलिमेंट इक्वल कैसे हैं, तो दिस और दैट को हम इक्वल चेक कर पा रहे थे। सिमिलर टू दैट आप यहाँ पे भी कर सकते हो कि यहाँ पे लेट्स से मैंने बोल दिया इसको दैट, तो यहाँ से आपको रिटर्न करना है एक नंबर। दिस कंपेयर टू मेथड दिस शुड रिटर्न अ नंबर। अब ये चीज़ याद रखने वाली है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो कंपेयर टू मेथड है ना इसको एक नंबर रिटर्न करना है, दिस शुड रिटर्न एन इंटीजर। और इस इंटीजर के पास ना तीन चीज़ें हो सकती है, मैंने आई थिंक हाँ बता रखा है। ये देखो कंपेयर टू मेथड जो है दिस इट इज़ यूज टू कंपेयर द करंट ऑब्जेक्ट विद द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट एंड इट रिटर्न्स अ इंटीजर। अब इस इंटीजर को ये कैसे इंटरप्रेट करते हैं इंटरनली, जरा वो समझो कि अगर एक पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न किया इस मेथड ने, तो पॉजिटिव इंटीजर है तो इफ़ द करंट ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, कि अगर पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न हो रहा है तो इसका मतलब जो करंट ऑब्जेक्ट है ये बड़ा है लिस्ट में स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट से। नेगेटिव इंटीजर अगर रिटर्न हो रहा है तो इसका मतलब करंट ऑब्जेक्ट छोटा है, और अगर जीरो रिटर्न हो रहा है तो इसका मतलब करंट ऑब्जेक्ट और स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट दोनों बराबर है। करंट ऑब्जेक्ट और स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं भैया, तो करंट ऑब्जेक्ट तो है दिस, ठीक है, जिसने इस मेथड को कॉल किया है दिस इज द करंट ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर दिस होगा एक दिस, राइट, ये होगा आपका करंट ऑब्जेक्ट। और स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट कौन सा है, स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट ये है जो इसके अंदर पास हो रहा है। तो आपको चेक करके रिटर्न करना है एक इंटीजर इसके अंदर से, और अगर आपने एक पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न किया इसके अंदर से तो मान लेंगे कि करंट ऑब्जेक्ट बड़ा है, अगर आपने नेगेटिव इंटीजर रिटर्न किया तो मान लेंगे करंट ऑब्जेक्ट छोटा है, और अगर आपने जीरो रिटर्न किया तो मान लेंगे कि दोनों बराबर है। तो उसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी, वो ये कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे रिटर्न दिस डॉट एज माइनस दैट डॉट एज। ये लिखने से क्या हुआ, ये लिखने से मैंने बोल दिया कि भाई देखो अगर इसकी एज बड़ी है, दिस डॉट एज बड़ी है दैट डॉट एज से, तो इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न होगा, और उस केस में अपने आप ही बड़ा हो जाऊंगा मैं, क्योंकि भाई दिस की एज ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये बड़ा हो गया, तो फिर बड़ा हो गया मैं अपने आप ही, दिस बड़ा हो गया। अगर दिस की एज छोटी है दैट की एज से तो नेगेटिव हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए भी था, राइट, और अगर दिस की एज दैट की एज के बराबर है तो ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को टैकल कर लेते हो। और पहले तो सॉर्टिंग किसी भी ऑर्डर में हो रही थी, मतलब सॉर्ट हो ही नहीं रहता एक्चुअली, ठीक से है। अब सॉर्ट करते हैं, आपने यहाँ पे एक लॉजिक डिफाइन कर दिया सॉर्टिंग लॉजिक, तो अब ये सॉर्ट होगा ठीक से। और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 एज के बेसिस पर सॉर्ट हो रहे हैं, और एज यहाँ पे 1 है मैक्सो की, और यहाँ पर भी एज 1 है मैक्सो की, चेक कर सकते हैं आप। एज 2 है ब्रूनो की, यहाँ पे एज 2 है ब्रूनो की, ऑलराइट। तो ये आपका सॉर्ट करने के लिए कंपेरेबल इंटरफेस होता है। आपको किसी भी क्लास को कंपेरेबल बनाना पड़ेगा पहले इस तरीके से, कंपेरेबल इम्प्लीमेंट कंपेरेबल, ठीक है, और उसके बाद कंपेरेबल के अंदर जो एक इंटरफेस मेथड होता है विच इज़ कंपेयर टू मेथड, ये आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये करने के बाद आप उसको लॉजिक दे सकते हो कुछ भी, कि भाई कैसे आप लोगों को कंपेयर करना है दो मेथड्स को, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स को। अब सपोज करो आपको ऐसा लॉजिक बनाना है कि भाई अगर दो की एज बराबर है तो उसके बाद इनको नेम के बेसिस पे सॉर्ट कर लो, ठीक है, अगर दो की एज बराबर है तो नेम के बेसिस पे सॉर्ट कर लो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे मैं चेक करूँगा
कि इफ़ दिस डॉट एज इज इक्वल टू दैट डॉट एज, अगर ये एज बराबर है तो रिटर्न कर दो दिस डॉट नेम डॉट कंपेयर टू दैट डॉट नेम। अब यहाँ पर मैं कंपेयर टू क्यों लिख पाया, क्योंकि कंपेयर, ये जो नेम है दिस इज अ स्ट्रिंग, राइट, ये जो नेम है दिस इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग, आप ऊपर देख सकते हैं। एंड इसने कंपेरेबल मेथड को, कंपेयर टू मेथड को ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है, और बेसिकली कंपेरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो इसी वजह से इसके अंदर भी कंपेयर टू मेथड ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अगर एज बराबर है तो नेम के बेसिस पे सॉर्टिंग हो जाएगी, अदरवाइज एज के बेसिस पे सॉर्टिंग होगी। और तो इस चीज़ को अगर टेस्ट करना है तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम कुछ सेम एज के डॉग्स डालते हैं। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर डाल दिया 2, 2 और 2, तो इन तीनों की एज तो बराबर है। तो अब एज बराबर है तो इनको नेम के बेसिस पे सॉर्ट कर दिया जाएगा। तो लेट्स रन दिस। तो यहाँ पे हमारा एज बराबर है, तो देखो ये नेम के बेसिस पे सॉर्ट हो गए, पहले ब्रूनो आ रहा है, फिर लियो एंड देन मैक्सो आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल था, ये भी समझ में आ गया हुआ आई थिंक। कंपेयर टू मेथड यहाँ वाला अगर समझ में नहीं आ रहा तो बेसिकली यार ये जो नेम है दिस इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग, और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ कमांड क्लिक, तो आप इस स्ट्रिंग वाली क्लास में चले जाओगे जहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कंपेयर टू मेथड यहाँ पे ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। आप यहाँ पे इसकी इंप्लीमेंटेशन देख सकते हो कि कैसे इंप्लीमेंट हो रखा है। और अगर आप स्ट्रिंग क्लास में और ऊपर जाओगे तो यू विल सी कि स्ट्रिंग क्लास ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है दिस इम्प्लीमेंट्स दिस। अब ये कैर सीक्वेंस ने कर रखा होगा मे बी, अच्छा ये थोड़ा कंपेरेबल, यहाँ पे इसने कंपेरेबल को किया हुआ है इम्प्लीमेंट, राइट, तो किया हुआ है, तो इसी वजह से ये कंपेरेबल है स्ट्रिंग क्लास। इसके बाद अब जरा बात करते हैं कंपेरेटर की, कंपेरेटर कैसे काम करता है। तो कंपेरेबल में आपने देखा होगा कि अगर आपको कभी भी कंपेयरिंग का लॉजिक चेंज करना है, कभी फ्यूचर में आपको वेट के वाइज सॉर्ट करना है कि चलो आप पतले डॉग एक साइड, मोटे डॉग एक साइड, तो वो कैसे करोगे, आपको आना पड़ेगा अपनी एनिमल क्लास के अंदर, लॉजिक चेंज करना पड़ेगा। अब आप इस एनिमल क्लास को कोई और बंदा यूज़ कर रहा है कहीं और, तो उसके यहाँ पे भी वो लॉजिक चेंज हो जाएगा, बिकॉज आपने इस क्लास में लॉजिक चेंज कर दिया, राइट। तो कई बार आप ऐसा नहीं चाहते, कई बार आप चाहते हो कि फ्लेक्सिबिलिटी मेरे हाथ में हो, जो कॉल कर रहा है सॉर्टिंग का फंक्शन उसके हाथ में हो कि वो कैसे सॉर्ट करवाना चाहता है, क्या वो नेम के बेसिस पे सॉर्ट करना चाहता है, क्या वो वेट के बेसिस पे सॉर्ट करना चाहता है, एंड सो ऑन। तो उस केस में आप कंपेरेटर पास कर सकते हो, कस्टम कंपेरेटर। और इसी वजह से कंपेरेटर बहुत वर्सेटाइल होता है, क्योंकि मल्टीपल जगहों से आप मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन उसकी डिफाइन कर सकते हो, एंड यू डोंट नीड टू चेंज द एक्चुअल क्लास, ठीक है। तो आपको एक्चुअल जो क्लास है एनिमल क्लास, इसमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, आप कंपेरेटर पास कर दो। तो कंपेरेटर जो वो डॉग्स डॉट सॉर्ट लिखा था, तो कंपेरेटर पास करने के लिए बोल रहा था, राइट, वही यहाँ पे आपको कंपेरेटर पास करना होता है एक्चुअली। वैसे कंपेरेटर आप चाहो तो यहाँ से ही पास कर सकते हो। इस डॉग्स के बाद बेसिकली कलेक्शन डॉट सॉर्ट के अंदर आप पहले बताओ कलेक्शन, और उसके बाद कॉमा देखिए आप यहाँ पे एक कंपेरेटर पास कर सकते हो इजीली, ठीक है। और कंपेरेटर कैसे पास होता है, तो कंपेरेटर इज़ अगेन अन इंटरफेस है, लेकिन ये एक फंक्शनल इंटरफेस है। फंक्शनल इंटरफेस याद होगा, वैसे इंटरफेस जिनके अंदर सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, जिन इंटरफेसेस के अंदर सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, बेसिकली एक नॉन कंक्रीट मेथड है, वो आपके फंक्शनल इंटरफेस होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कंपेरेटर भी एक फंक्शनल इंटरफेस है, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, न्यू कंपेरेटर ऑफ एनिमल। अच्छा यहाँ पे सब कुछ अपने आप प्रिंट हो गया, लेकिन इसके बारे में आपको पता रहने से यहाँ पे चल क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, न्यू कंपेरेटर, ये एक एनोनिमस क्लास बनाई है मैंने, कंपेरेटर इज़ एन इंटरफेस, और उसका आप चाहो तो एक खुद से क्लास बना सकते हो और उस क्लास को इम्प्लीमेंट करा सकते हो इस कंपेरेटर को, बट या फिर आप चाहो तो इस तरीके से कस्टम एनोनिमस क्लास भी बना सकते हो। यूजुअली आप एनोनिमस क्लास ही बना रहे होते हो, बिकॉज एक ही बार यूज़ कर रहे होते हैं और उसके बाद बार बार यूज़ होता नहीं है किसी भी DSA के क्वेश्चन के अंदर, तो नई क्लास बनाने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। लेकिन आप चाहो तो नई क्लास बना सकते हो इस तरीके से कि आप आओगे यहाँ पे, बनाओगे क्लास और माय कस्टम डॉग कंपेरेटर इस तरीके से, एंड दिस इम्प्लीमेंट्स कंपेरेटर ऑफ टाइप एनिमल, ठीक है। अब ये इसने इम्प्लीमेंट किया कंपेरेटर को, तो यहाँ पे आपको एक मेथड इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा विच इज़ कंपेयर मेथड। तो यहाँ पे आप आओगे, इस पर क्लिक कर दो एंड इम्प्लीमेंट मेथड। यहाँ पे देखो मल्टीपल मेथड आपको दिख रहे होंगे, लेकिन ये सारे मेथड जो हैं इधर ये तो या तो स्टैटिक और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, या फिर मे बी पेरेंट क्लास के मेथड है। वैसे तो पेरेंट क्लास का कोई नहीं दिख रहा मुझे,
ये सारे मेथड जो है इनकी इंप्लीमेंटेशन ऑलरेडी डिफाइंड है, तो इसलिए इनको इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, बट ये वाला तो करना पड़ेगा आपको, कंपेयर वाला मेथड, जिससे कि ये वार्निंग चली जाए। तो अब ये कंपेयर मेथड जो है ये भी सेम टू सेम उसी लॉजिक पे काम करता है जिस पे ये कंपेयर टू वाला मेथड काम कर रहा था, जो आपने यहाँ पे देखा था। ये कंपेयर टू मेथड याद है, इसमें आप क्या करते थे, दिस और दैट को कंपेयर करते थे, और नंबर अगर नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है उसके हिसाब से आप सॉर्टिंग डिफाइन करते थे। सिमिलर टू दैट यहाँ पर भी आप सॉर्टिंग डिफाइन कर सकते हो। वी कैन डिफाइन लैम्डा फंक्शन हेयर ऑल्सो इन कंपेरेटर, यस यस, और मैं भी आपको दिखाऊंगा भी वो कैसे काम करेगा लैम्डा एक्सप्रेशन। लेकिन उससे पहले ज़रा देखो बिना लैम्डा के, क्योंकि लैम्डा एक्सप्रेशन आपके फंक्शनल इंटरफेस के ऊपर लग रहे होते हैं, तो फंक्शनल इंटरफेस तो ये भी है, कंपेरेटर भी, तो इसके अंदर भी लग जाएगा वो लॉजिक। तो यहाँ पे आपको दो एनिमल मिल रहे हैं O1 O2, आप इनको कंपेयर कर सकते हो। लेट्स से मैं इनको वेट के बेसिस पे कंपेयर करना चाहता हूँ, तो O1 डॉट वेट माइनस O2 डॉट वेट। तो अगर O1 का वेट बड़ा है तो O1 बड़ा माना जाएगा, O2 का वेट बड़ा है तो O2 बड़ा माना जाएगा, दोनों का वेट बराबर है तो दोनों बराबर माने जाएंगे। और आप चाहो तो यहाँ पे ये इस तरीके से एनोनिमस क्लास ना पास करके आप यहाँ पे जो आपने ऊपर क्लास बनाई है उसका ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, न्यू माई कस्टम कंपेरेटर, ठीक है। तो ये भी आपको एक कंपेरेटर ही रिटर्न करेगा। और अब यहाँ पे जो सॉर्टिंग होगी वो आपकी जो आपने सॉर्टिंग डिफाइन की उसके हिसाब से होगी, विच इज़ एज। तो एज के बेसिस पर सॉर्ट हो जाएंगे ये इस बार, और आपको यहाँ पे एज के हिसाब से सॉर्टेड मिलेगा। देखो 3 एज 4 एज 6, और एज नहीं सॉरी वेट, आई एम सॉरी, वेट के बेसिस पे सॉर्ट होंगे, वेट 3 4 6 और 10, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे आपने अपना कस्टम कंपेरेटर डिफाइन किया, तो अब जो सॉर्टिंग होगी वो आपकी कंपेरेटर के बेसिस पे होगी, ना कि आपने जो कंपेरेबल डिफाइन किया हुआ है वो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपको जितनी मर्जी बार सॉर्ट करना है, मे बी यहाँ पे सॉर्ट करना था वेट के बेसिस पे, बाद में कभी आपको सॉर्ट करना है किसी और चीज़ के बेसिस पे, तो आप सॉर्ट कर सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। अब मुझे मन कर रहा है कि चलो यार वेट के बेसिस पे सॉर्ट नहीं करना, मुझे एज के बेसिस पे सॉर्ट करना है, तो आई कैन डिफाइन माई ओन कंपेरेटर हेयर। मुझे मेन एनिमल क्लास को जाकर छेड़ने की जरूरत नहीं है, राइट, वो जैसी भी है वो पड़ी रहेगी। अब मैं यहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ, तो इसी वजह से ये थोड़ा वर्सेटाइल है, आप इसको अलग अलग जगहों पे यूज़ कर सकते हो कंपेरेटर को। तो आई कैन ऑल्सो डिफाइन माई ओन कस्टम कंपेरेटर लाइक दिस, कि न्यू कंपेरेटर ऑफ टाइप एनिमल, एंड ये सब कोड अपने आप लिखा गया है, दिस इज़ एनोनिमस क्लास which is implementing this compare method, and then I can define my custom logic here like this, कि return O1 dot, let's say name के बेसिस पे सॉर्ट करना है, तो O1 dot name dot compare to, अब मैं O1 dot name dot माइनस मत करना O2 dot name, ठीक है। ये दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, बिकॉज नेम तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर आप कैसे नेगेटिव कर दोगे, वो इंटीजर था इसलिए वहाँ चल जा रहा था। वैसे तो इंटीजर के अंदर भी रिकमेंडेड प्रैक्टिस यही होती है कि इंटीजर डॉट कंपेयर मेथड यूज़ करो आप, तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए, मैं बताऊँगा क्यों, integer dot compare O1 dot weight O2 dot weight। ये इंटीजर डॉट कंपेयर कहाँ से है, तो इंटीजर रैपर क्लास होती है, राइट। इस रैपर क्लास के अंदर कंपेयर मेथड होता है टू कंपेयर टू इंटीजर्स। और इसका फ़ायदा क्या है पिछले वाले मेथड से, तो पिछला वाला तरीका भी आप यूज़ कर सकते थे, विच इज़ माइनस करके वाला, लेकिन उसमें कई बार आपका जब आप नेगेटिव नंबर माइनस कर रहे होते हो और इंटीजर ओवरफ्लो हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है, राइट। तो उसमें इंटीजर ओवरफ्लो का दिक्कत हो जाता है, जैसे सपोज करो आप एक बड़े नेगेटिव नंबर से, विच इज़ मिन वैल्यू के अंदर से आप कुछ नेगेटिव करने का ट्राई करते हो, कुछ और माइनस करने का ट्राई करते हो, लेट्स से -5 करते हो, तो मिन वैल्यू -5 करोगे, रोटेट होकर आपका नंबर वापस पॉजिटिव हो जाएगा, विच इज़ नॉट व्हाट यू वांट। तो कुछ केसेस में आपका फट सकता है वो, तो उस जगहों पे आपको इंटीजर डॉट कंपेयर यूज़ कर लेना चाहिए, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपके नंबर हो सकता है इंटीजर की लिमिट को पार कर जाए, तो वहाँ पे इंटीजर डॉट कंपेयर में आप सेफ रहोगे, ठीक है। ये अभी भी काम करेगा और अभी भी ये वेट के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करके आपको दे देगा, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस में फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, तो O1 डॉट नेम डॉट कंपेयर टू O2 डॉट नेम, ठीक है। तो ये अगली वाली जो सॉर्टिंग मैंने लगाई है, अब मैंने नेम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर दी, ठीक है। ऊपर मैंने एज के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया था, अब मैंने नीचे नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दिया, एंड आई कैन डू दैट विदाउट चेंजिंग माई एनिमल क्लास। और अब जो सॉर्टिंग होगी वो सिर्फ नेम के अकॉर्डिंग होगी, ऑलराइट। इसके बाद अब जरा देख लेते हैं कैसे इसके अंदर जावा 8 वाला काम करता है। तो यहाँ पे अब बेसिकली B, D, L और M, ठीक है, सही से काम कर रहे हैं। कंपेरेबल इंटरफेस हो गया। कंपेरेटर हम देख रहे थे, कंपेरेटर नॉर्मल तो मैंने देख लिया कि एक क्लास बना सकते हो आप इस तरीके से, एंड देन दैट कैन इम्प्लीमेंट कंपेरेटर, एंड देन यू विल हैव टू डिफाइन दिस कंपेयर मेथड, और इसके अंदर आप फिर कंपेरिजन लगा सकते हो अपना कुछ का।
इसके अलावा जावा 8 के अंदर जो कंपैरेटर होते हैं उसके अंदर जावा 8 की कुछ फंक्शनैलिटी आई है विच इज़ लैम्डा एक्सप्रेशन। तो यू कैन डिफाइन योर लैम्डा एक्सप्रेशंस नाउ। जैसे यहाँ पर आप देखो भी ये कह रहा है आपको कि भाई इसको आप लैम्डा एक्सप्रेशन में चेंज कर दो, और इसे हम चेंज कर सकते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन में। पता है कैसे चेंज करते हैं? आप यहाँ पे आओ और ये मेथड का नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें पता है एक ही मेथड होगा इसके अंदर। आप बोलोगे भैया एक ही मेथड तो नहीं था इसके अंदर, मैंने देखे थे अभी भी आपने दिखाए थे, कंपेयरिंग था, कंपेयरिंग इंट था, कंपेयरिंग डबल था, पता नहीं कितने सारे मेथड थे, देन कंपेयरिंग था, देन कंपेयरिंग इंट था। वो सारे के सारे मेथड ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। ऑल दोज मेथड्स वर डिफाइंड। लाइक इफ़ यू कैन गो इनटू दिस कंपैरेटर क्लास देन यू विल सी कि देयर इज़ ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड विच इज़ कंपेयर, ठीक है, जिसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन डिफाइंड नहीं है, बाकी सबकी डिफाइंड है। अब ये इक्वल्स मेथड है, दिस इज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है, तो वो फ़र्क नहीं पड़ता। बट ऑल दीज मेथड्स लाइक रिवर्स्ड, इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ डिफाइंड है। दीज आर डिफ़ॉल्ट मेथड्स। डिफ़ॉल्ट मेथड्स इंटरफेस कैन हैव डिफ़ॉल्ट मेथड, राइट, दीज आर कंक्रीट मेथड्स। तो यहाँ पे इनकी इम्प्लीमेंटेशन डिफाइंड है, तो इनको आपको चेक करने की जरूरत है। स्टिल दिस इज़ अ फंक्शनल इंटरफेस, बिकॉज एटलीस्ट एक मतलब एटमोस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए विच इज़ देयर। तो क्या करना पड़ेगा? इसको कंपेयर चेंज करना है तो इसको हटाना पड़ेगा, यहाँ से ये सब हटाएंगे और इवन ये सब भी हटा देंगे, और यहाँ पे लगाएंगे ये, एंड देन यहाँ से ये रिटर्न कर सकते हैं, एंड देन यहाँ पे क्या बोल रहा है ये हटा देते हैं। और ये अभी भी काम करेगा, राइट। यहाँ पे मैंने बस ये लगा दिया है। और एक चीज़ और भी कि मुझे पता है कि ये एनिमल को ही सॉर्ट कर रहा है, तो एनिमल लिखने की भी जरूरत है। यहाँ पे एनिमल O1 हटा दिया मैंने, और सिमिलरली मैंने यहाँ से एनिमल O2 भी हटा दिया, बिकॉज वी ऑल नो कि O1 और O2 जो है ये एनिमल ही होंगे। और चाहो तो यहाँ से रिटर्न भी हटा देते हैं, बिकॉज एक ही लाइन में आप रिटर्न कर रहे हो, तो ये सब लगाने की भी जरूरत नहीं है। ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, और फिर रिटर्न भी हटा दो, सब कुछ ही हटा दो, फिर आप ये भी हटा दो। एक सेकंड वो मत हटाओ, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी आप कंपेयर कर सकते हो O1 और O2 को, और ये भी काम करेगा। दिस इज सिमिलर टू लैम्डा एक्सप्रेशन जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो ये भी काम करेगा आपका। लेट्स रन दिस। ठीक है, अभी भी देखो यहाँ पर नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो रहा है, B, D, L और M, ऑलराइट। इसके अलावा कुछ और मेथड भी होते हैं जो कि हमें देख लेने चाहिए। वैसे तो बहुत ज़्यादा आप यूज़ करोगे नहीं, बिकॉज इसके बाद जो भी कुछ करना है वो आपको खुद करना है, ठीक है। लेकिन जावा 8 ने कुछ अपने मेथड और डिफाइन कर दिए हैं, जैसे कंपेयरिंग करके मेथड आ गया है, ठीक है। वो भी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यूज़ नहीं करता उसे। अभी भी मैं ओल्ड स्कूल ही चल रहा हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि इसके बाद अगर कुछ मुझे फर्दर इम्प्लीमेंटेशन करनी है, फर्दर कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो चेंजेस मुझे खुद ही इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर लिखनी चाहिए उनकी। मतलब मैंने लैम्डा करके इतना शॉर्ट तो कर ही दिया, उसके बाद अब फर्दर इतना ज़्यादा टाइम बचा के फ़ायदा क्या है। लेकिन कुछ और चीज़ें भी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए। तो यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं, दिस विल वर्क, राइट। एक तरीका और है, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट डॉग्स, एंड देन यहाँ पे डिफाइन कर दो लेट्स से O1 O2, और फिर यहाँ से आप कंपेरेटर डॉट कंपेयरिंग ये पास कर सकते हो, एंड देन आप यहाँ पे बता सकते हो कि किस चीज़ के ऊपर आप कंपेयर करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको अपने बताना पड़ेगा क्लास, एंड देन उस क्लास के अंदर कौन सा मेथड है जिसके ऊपर आप कंपेयर करना चाहते हो। तो ये बहुत कम ही हम यूज़ करते हैं वैसे तो, लेकिन इस तरीके से यूज़ होता है ये कि उसके लिए आपको गेटर्स डिफाइन करने पड़ेंगे अपने। जैसे यहाँ पे एज है, नेम है और वेट है, इनके आप गेटर्स डिफाइन कर दो यहाँ पे। लेट्स से कमांड N गेटर ऑफ ऑल दीज 3। तो मैंने गेट एज, गेट नेम और गेट वेट ये 3 मेथड्स डिफाइन कर दिए यहाँ पे। तो आई कैन यूज़ दीज गेटर्स लाइक दिस कि कंपेरेटर डॉट कंपेयरिंग एनिमल के अंदर से गेट एज, और यहाँ पे दिक्कत आ गई कुछ, नो इंस्टेंस ऑफ कंपेरेटर, क्या इशू है ये? O1 O2, अच्छा यहाँ पे O1 O2 लिखने की क्या ज़रूरत है? यहाँ पे सीधा कंपेरेटर पास करना है ना मुझे, तो सीधा मैं कंपेरेटर ही पास करूँगा ना, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। कंपेरेटर डॉट कंपेयरिंग एनिमल, हाँ अब क्या दिक्कत है? हाँ आप सीख गया। तो जो पहले मैंने लिखा था वो लैम्डा एक्सप्रेशन लिखा था, राइट, लेकिन ये जो कंपेरेटर डॉट कंपेयरिंग है, दिस रिटर्न्स अ कंपेरेटर।
तो ये भी आपको एक कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अगर आप इसके अंदर जाओगे इस मेथड के अंदर तो यू कैन सी कि इसका जो रिटर्न टाइप है वो एक कंपैरेटर ही है। देखो ये दिस रिटर्न्स अ कंपैरेटर, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत तगड़ा जेनेरिक है जिसको देख के टेंशन में मत आना, इतना ज़्यादा समझने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। बट इतना समझ लो कि दिस रिटर्न्स अ कंपैरेटर, दिस कंपेयरिंग मेथड दिस रिटर्न्स अ कंपैरेटर। और ये अब जो रिटर्न करेगा कंपैरेटर वो इनके बेसिस पे रिटर्न करेगा, गेट एज के बेसिस पे, एज वाले मेथड के बेसिस पे बेसिकली। तो दिस इज सिमिलर टू राइटिंग ऐसा वाला कंपैरेटर कि ऐसा कुछ लिख रहे हो आप, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट डॉग्स और लेट्स से T1 D2 एंड देन आप रिटर्न कर रहे हो D1 डॉट एज माइनस D2 डॉट एज, राइट। आप ये लिख रहे हो या फिर आप ये लिख रहे हो, दोनों की दोनों बात बराबर है। बिकॉज ये जो कंपेयरिंग मेथड है ना, ये भी इंटरनली यही काम कर रहा है। ये पूछ ले रहा है आपसे कि भाई किस चीज़ के बेसिस पे आपको कंपेयर करना है। मतलब मैं जो कंपेरेटर रिटर्न करूँ, कंपेरेटर का जो एनोनिमस ऑब्जेक्ट मैं रिटर्न करूँगा वो मुझे किस चीज़ के ऊपर बनाना है। तो आप बता दो इसको कि भाई अंदर ना यहाँ पे एज के बेसिस पे बनाना है इस चीज़ को, तो वो आपको एज के बेसिस पे बना के दे देगा, ठीक है। तो दिस विल रिटर्न अ कंपेरेटर, और वो कंपेरेटर बिल्कुल ऐसा ही कंपेरेटर होगा जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। एक चीज़ और कि कंपेरेटर के अंदर आपने एक कंपेयरिंग मेथड डिफाइन किया। इस कंपेयरिंग के अलावा एक और होता है विच इज़ कॉल्ड देन कंपेयरिंग, जिससे कि आप चेनिंग कर सकते हो। तो आप यहाँ पे बता दो कि भाई अगर एज बराबर है तो अब नेम के बेसिस पे सॉर्ट करना, तो एज बराबर है तो डॉट देन कंपेयरिंग आप बता सकते हो, देन कंपेयरिंग। और इसमें भी आप डिफाइन कर दो एनिमल, लेट्स से एनिमल गेट नेम। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि अगर सॉर्ट करेगा ये डॉग्स को और अगर कंपेयर करेगा एज को, अगर एज बराबर है तो उसके बाद फर्दर कंपेयर करेगा उनके नेम को। तो हमारे जो डॉग्स हैं उनमें से काफ़ी लोग की एज बराबर है, राइट। तो अब ये फर्दर फिर सॉर्ट होंगे उनके नेम के बेसिस पर। तो पहले 2 एज वाले आएंगे एंड देन उसके बाद अगर एज बराबर निकली तो नेम आएगा। ये बहुत फैंसी तरीके हैं लिखने के, अगर समझ में आ जाए या फिर यूज़ केस आ जाए तो लिख देना। वैसे तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा बार इनका यूज़ केस आता नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको खुद का कंपैरेटर डिफाइन करना पड़ता है। तो सबसे बेस्ट जो लॉजिक है वो याद रखना है, वो ये है जो मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ दोबारा से, कि हमेशा ऐसा करा करो, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट किया, उसके बाद अपनी लिस्ट पास कर दी इसके अंदर, जो कि मेरे केस में ये डॉग्स लिस्ट है। उसके बाद यहाँ पे न्यू कंपैरेटर लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नाउ वी हैव लैम्डा एंड यू कैन राइट दिस की D1 D2 एंड देन ये एरो बना के यू कैन डू दिस। अब यहाँ पे अपना लॉजिक लिख दो, जैसा भी लॉजिक लिखना है, कि अगर मेरे D1 और D2 की एज बराबर है तो रिटर्न कर दो D1 डॉट नेम डॉट कंपेयर टू D2 डॉट नेम, अदरवाइज रिटर्न कर दो D1 डॉट एज माइनस D2 डॉट एज। यहाँ पे कुछ भी लॉजिक आप लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ आई डू थिंग्स। यहाँ पे आप ये लिख दो, बेसिकली कुछ भी लिख दो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पे आप कुछ भी लॉजिक लगा सकते हो अपना, और फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी, और छोटा भी लिख दिया आपने, और कोई टेंशन वाली बात भी नहीं रहेगी इसके अंदर, बिकॉज ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं है ये तरीका। तो ये वाला तरीका आप हमेशा यूज़ करना। बट ये भी होता ही है आपके पास चेनिंग वाला तरीका, जो कि मे भी कभी आप यूज़ कर सकते हो। सपोज़ करो कि मैं एनिमल क्लास को सॉर्ट नहीं करना चाहता, अब मैं कुछ और सॉर्ट करना चाहता हूँ, लेट मी सॉर्ट समथिंग एल्स। तो ऐसा करते हैं, इंट ए मेरे पास लेट्स से 2D एरे है, 2D मैट्रिक्स, ठीक है, 4 5 2, उसके बाद 5 1 2 1 4 7। लेट्स से इस तरीके से मेरे पास एक 2D मैट्रिक्स है, और मुझे किसने बोल दिया कि भाई इस 2D मैट्रिक्स को सॉर्ट करके दिखाओ भाई। मैं पूछूंगा किस चीज़ के बेसिस पे सॉर्ट करना है, तो आप बोल दोगे कि पहला जो एलिमेंट है ना, पहली जो रो है, मतलब पहला जो कॉलम है, इसके बेसिस पे सॉर्ट कर देना है इस पूरे एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट को। तो कैसे करोगे? तो इसके लिए भी आप अपना कस्टम कंप्यूटर डिफाइन कर सकते हो, बिकॉज 2D एरे को कैसे सॉर्ट करना है ये तो नहीं डिफाइन कर रखा कहीं पे भी। 1D एरे को सॉर्ट करना है वो तो आपने डिफाइन कर रखा, बिकॉज उसके अंदर आपने इंटीजर पास किया हुआ है। इंटीजर का सॉर्ट करने का तरीका ऑलरेडी पता है जावा को, ठीक है, छोटा इंटीजर पहले, बड़ा इंटीजर बाद में। लेकिन पूरी की पूरी लिस्ट को कैसे सॉर्ट करना है वो नहीं पता जावा को, ठीक है, कि पूरी की पूरी लिस्ट में से कैसे सॉर्ट करना चाहते हो आप। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मेरा लॉजिक है कि मैं पहले एलिमेंट के बेसिस पे सॉर्ट करना चाहता हूँ, कि पहला एलिमेंट अगर जिसका छोटा है वो छोटा माना जाएगा, पहला एलिमेंट जिसका बड़ा है वो बड़ा माना जाएगा, ठीक है। दिस इज़ माई सॉर्टिंग का तरीका।
तो वो आप कैसे डिफाइन करोगे जावा के अंदर? तो अच्छा, यहाँ पे ये इंट का एरे है, तो यहाँ पे एक और क्लास होती है विच इज़ कॉल्ड एरेज क्लास, विच इज़ सिमिलर टू कलेक्शंस क्लास। तो एरेज डॉट सॉर्ट मेथड यूज़ करते हो इसके अंदर भी आप अगेन, ठीक है। बट इसके अलावा इसके अंदर फिल मेथड होता है, वैसे देखो सॉर्ट से भरा पड़ा है। इसके अलावा बाइनरी सर्च मेथड होता है। यू डोंट यूज़ ऑल दीज मेथड्स वैसे तो, बट ऑल दीज मेथड्स आर हेयर, ठीक है। टू स्ट्रिंग मेथड हो गया, हैश कोड तो होता ही है, खैर इक्वल्स। क्या एरेज डॉट सॉर्ट मेथड जो है वो मोस्टली यूज़ होता है इसके अंदर, और इसके अंदर आप पहले अपना एरे पास करोगे, तो मेरा 2D एरे है ये, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कंपैरेटर पास करना है। तो कंपैरेटर कैसे पास होगा? न्यू कंपैरेटर, और अगेन यहाँ पे देखो ये कंपैरेटर जो है वो इस तरीके से पास किया मैंने, न्यू कंपैरेटर, और यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है इंट का एरे, बिकॉज दिस इज़ एन एरे ऑफ एरे। अगर ये एरे होता किसी स्टूडेंट का एरे होता तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट पास करता, राइट। बट ऐसा नहीं है, दिस इज़ नॉट द केस, दिस ए इज़ एन एरे ऑफ एरे, इसीलिए यहाँ पे आपने एरे पास किया है। अगर ये एरे होता स्टूडेंट का तो आप स्टूडेंट पास करते, ये अगर एरे होता इंटीजर का तो आप इंटीजर पास करते, बट नो, दिस इज़ एन एरे ऑफ एरे, तो इसलिए आपने इंट एरे पास किया इसके अंदर। आई होप दैट्स क्लियर। उसके बाद आपने कंपेयर मेथड डिफाइन किया। एक काम करते हैं, ये सब इस तरीके से नहीं करते हम, इसको हम वैसे ही अपने लैम्डा वाले तरीके से करते हैं जो मैंने आपको समझाया, विच इज़ लाइक दिस, कि आप पहले डिफाइन करोगे ए, लेट्स से ARR1 एंड ARR2, एंड वी नो कि ये जो ARR1 और ARR2 हैं, ऑल बोथ ऑफ दीज आर रेफरेंसेस टू सम एरेज, और आपको दो एरे को कंपेयर करने का बताना है। अगर आपने दो एरे कंपेयर करना बता दिया तो मैं पूरी की पूरी लिस्ट आराम से सॉर्ट कर सकता हूँ। आप मुझे बस दो चीज़ें बता दो कैसे कंपेयर करनी है। तो ये दोनों के दोनों एरे हैं, और मैं इनको कंपेयर करने का तरीका यहाँ बता रहा हूँ कि रिटर्न ARR1, कि इनको इनके फर्स्ट इंडेक्स के बेसिस पे कंपेयर कर दो, एरे 2 0, कि इनको इनके फर्स्ट इंडेक्स के बेसिस पे सॉर्ट कर दो, जिसका फर्स्ट इंडेक्स छोटा है वो छोटा, और जिसका फर्स्ट इंडेक्स बड़ा है वो बड़ा। ऐसा करने के बाद ज़रा इस एरे को प्रिंट करके देखते हैं। तो फॉर एवरी इंट ई इन ए, फॉर एवरी इंट एलिमेंट इन ई, एस आउट एलिमेंट, क्या हो रहा है, एंड देन एस आउट। तो अब जरा इसको देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है, एंड लेट्स रन दिस। तो यहाँ पर देखो इसने सॉर्ट कर दिया इसको, और पहले इंडेक्स के बेसिस पे सॉर्ट किया है बेसिकली, ठीक है, 1 4 और 5, और देख सकते हैं आप 1 के बाद 4 7 है, उसके बाद 4 5 2 है, उसके बाद 5 1 2 है। तो इसने इसके पहले एलिमेंट के बेसिस पे सॉर्ट कर दिया। तो आई थिंक थोड़ा बहुत और कंपैरेटर समझ में आया होगा क्यों यूज़ किया जाता है, टू डिफाइन योर ओन कस्टम लॉजिक टू सॉर्ट थिंग्स दैट आर नॉन प्रिमिटिव। तो बिकॉज दिस इंट एरे वॉज नॉन प्रिमिटिव, तो यू हैव टू डिफाइन योर ओन लॉजिक, जिससे जावा को पता चला कि भाई मुझे कैसे सॉर्ट करना है इसको। तो वो आपने डिफाइन कर दिया कि भाई जो एरे है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके बेसिस पर सॉर्ट करना है, और वो मैंने लॉजिक यहाँ पर डिफाइन कर दिया, तो अब वो सॉर्ट कर ले रहा है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से कुछ भी सॉर्ट कर सकते हो जो आपका मन करे। इसके बाद एक काम करता हूँ, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ जो कि आपको ट्राई करना है, कि इसको सॉर्ट करो इसके सारे एलिमेंट के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल अगर पहला एलिमेंट बराबर है, जैसे अगर दो एलिमेंट्स का पहला एलिमेंट बराबर है, जैसे दो एरेज का पहला एलिमेंट बराबर है, तो सेकंड कॉलम के बेसिस पे सॉर्ट करो। अगर सेकंड कॉलम बराबर है तो थर्ड कॉलम के बेसिस पे सॉर्ट करो, एंड सो ऑन। और ये आप एज्यूम कर सकते हो कि सभी के सभी जो हैं बस सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं सभी एरेज के अंदर, बिकॉज यू कैन हैव एरेज लाइक दिस ऑल्सो, राइट, जिसके अंदर कुछ कॉलम ज़्यादा हैं कुछ कॉलम कम है, बट आप अज्यूम कर सकते हो कि सभी के सभी बराबर हैं। तो ये वाला क्वेश्चन करने का ट्राई करना जिसके अंदर आपको ऐसा कस्टम लॉजिक लिखना है जिसके अंदर अगर पहला कॉलम बराबर है तो अगले कॉलम के बेसिस पे चेकिंग होगी, वो भी बराबर है तो अगले कॉलम के बेसिस पे चेकिंग होगी, एंड सो ऑन। फॉर लूप लगेगा बहुत तकड़ा, और उसके हिसाब से आपको एरेज डॉट सॉर्ट मेथड लिखना है, ठीक है। जावा ख़त्म। जावा में जितना पढ़ाना था, जितना ज्ञान देना था जावा का मैं दे चुका हूँ। इसके बाद जावा के अंदर ज़्यादा कुछ बचता भी नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें बच जाती हैं, विच इज़ मल्टी थ्रेडिंग वगैरह या फिर फाइल हैंडलिंग वगैरह, वो रिक्वायर्ड नहीं है डीएसए के अंदर।